शारदा जी और प्रकाश बाबू ने अपनी पूरी जिंदगी अपने इकलौते बेटे आलोक को काबिल बनाने में लगा दी थी। प्रकाश बाबू एक सरकारी दफ्तर से छोटे पद से रिटायर हुए थे। अपनी सीमित आय में भी उन्होंने आलोक को विदेश के सबसे बड़े कॉलेज से MBA कराया। आलोक की नौकरी बंगलोर की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई। शारदा जी भले ही ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन घर को संवारने और रिश्तों को निभाने में उनका कोई सानी नहीं था। जब आलोक की शादी की बात चली तो शारदा जी ने खुद कहा, आलोक इतना पढ़ा लिखा है तो बहू भी कामकाजी और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। आज का ज़माना बराबरी का है। आलोक की शादी विधि से हुई, जो एक बैंक में बड़े पद पर कार्यरत थी। विधि दिखने में अत्यंत शालीन, पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों की थी। शारदा जी और प्रकाश बाबू अपनी बहू को पाकर फूले नहीं समा रहे थे। शादी के बाद आलोक और विधि बंगलोर चले गए। शादी के 1 साल बाद प्रकाश बाबू को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आलोक ने जिद की, पापा को कुछ महीने उनके पास बंगलोर में रहना चाहिए ताकि वहाँ के बड़े डॉक्टरों की देख रेख में उनका ठीक से चेकअप हो सके। शारदा जी और प्रकाश बाबू भारी मन से अपनी जमी जमाई गृहस्थी छोड़कर बेटे बहू के पास बंगलोर आ गए। शुरुआत के 2-4 दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे विधि के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह सुबह तैयार होकर ऑफिस जाती और रात को लेट लौटती। घर में एक महाराज था जो खाना बनाता था। विधि का एक नियम था, वह ऑफिस से आते ही सीधे अपने कमरे में जाती, कपड़े बदलती और लैपटॉप या मोबाइल पर लग जाती। शारदा जी दिन भर अकेले बोर होती और जब शाम को बहू से 2 बातें करने की उम्मीद करती तो विधि का रूखा जवाब मिलता, मम्मी जी मैं दिन भर क्लाइंट्स से माथा पच्ची करके आती हूँ, मेरे पास फालतू गप्पे मारने का समय नहीं होता। शारदा जी चुप रह जाती। प्रकाश बाबू का परहेज का खाना था, लेकिन महाराज अक्सर ज़्यादा तेल मसाले वाली सब्जियां बना देता। एक दिन शारदा जी ने विधि से कहा, बहू महाराज से कह देना कि पापा के खाने में तेल मसाला कम रखे, डॉक्टर ने मना किया है। विधि ने चिढ़कर कहा, मम्मी जी महाराज पूरे महीने के पैसे लेता है और उसे जैसा आता है वैसा बनाता है। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप खुद क्यों नहीं बना लेते? आखिर दिन भर घर में करते ही क्या हैं आप? यह बात प्रकाश बाबू ने भी सुन ली। उनके स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंची, लेकिन बेटे का घर सोचकर वे चुप रहे। एक रविवार को शारदा जी ने सोचा कि चलो आज बहू को आराम देती हूँ और प्रकाश बाबू की पसंद का सादा खाना खुद बना लेती हूँ। उन्होंने रसोई में जाकर खिचड़ी और उबले आलू का चोखा बनाया। जब विधि सोकर उठी तो उसने डाइनिंग टेबल पर साधारण खाना देखा तो उसका पारा चढ़ गया। उसने आलोक के सामने ही शारदा जी को सुनाना शुरू कर दिया, मम्मी जी मुझे संडे को कुछ अच्छा खाने का मन होता है। आपने यह क्या बीमारों का खाना बना दिया? और किसने कहा था आपसे किचन में आने को? कल को मेरी सहेलियां आएंगी तो कहेंगी कि कामकाजी बहू ने सास को काम पर लगा रखा है। अपनी यह गांव वाली सोच मेरे इस मॉडर्न फ्लैट में मत चलाइए।
गांव वाली सोच और बीमारों का खाना जैसे शब्द सुनकर प्रकाश बाबू से रहा नहीं गया। वे कमरे से बाहर आए और बोले, विधि, अपनी जुबान को लगाम दो। यह तुम्हारी सास हैं और इन्होंने तुम्हें आराम देने के लिए ही खाना बनाया था। विधि ने पलट कर जवाब दिया, पापा जी, आप लोग यहाँ इलाज कराने आए हैं तो बस अपने इलाज तक मतलब रखिए। यह घर मेरे पैसों से भी चलता है। मैं इस शहर की नामचीन बैंकर हूँ, कोई अनपढ़ घरेलू औरत नहीं जो किसी की भी डांट सुन लूँ। आलोक अब तक चुपचाप सब देख रहा था, लेकिन अपनी माँ के आंसुओं और पिता के कांपते हाथों को देखकर उसका सब्र टूट गया। उसने विधि का हाथ पकड़ा और उसे हॉल के बीच में ले आया। आलोक ने बेहद शांत लेकिन कड़क आवाज़ में कहा, विधि, जिस अनपढ़ और घरेलू औरत को तुम ताना दे रही हो ना, अगर उन्होंने अपनी खुशियाँ मार कर मुझे नहीं पढ़ाया होता तो आज मैं इस काबिल नहीं होता कि तुम्हारे जैसी घमंडी औरत से शादी करता। शिक्षा तुम्हें तमीज़ सिखाती है, अहंकार नहीं। विधि ने चिल्लाकर कहा, आलोक, तुम अपनी माँ के लिए मुझसे बदतमीजी कर रहे हो? भूल गए मेरा मायका कितना बड़ा है? मेरे पापा इस शहर के बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं अभी उन्हें फ़ोन करती हूँ। आलोक ने मुस्कुरा कर कहा, ज़रूर करो, और उन्हें यह भी बताना कि तुम्हारी परवरिश में उन्होंने कितनी बड़ी कमी छोड़ दी है। जो लड़की अपने ससुर की बीमारी का सम्मान नहीं कर सकती, वह किसी रिश्ते के लायक नहीं। प्रकाश बाबू ने आलोक को रोका नहीं। आलोक, बात को मत बढ़ाओ, हम कल ही अपनी सुबह की ट्रेन से वापस लौट जाएंगे। आलोक ने अपने माता पिता के पैर छुए और कहा, पापा, आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर इस घर में मेरे माता पिता का सम्मान नहीं है तो इस आलीशान फ्लैट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। विधि, तुम इस घर में अकेले रहो, अपने पैसों और अपनी शिक्षा के साथ। मैं पापा का इलाज कराने और माँ को रखने के लिए एक छोटा सा किराए का घर ले रहा हूँ। विधि यह देखकर दंग रह गई कि जो आलोक हमेशा शांत रहता था, वह आज अपने माता पिता के स्वाभिमान के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहा था। उसे लगा था कि उसकी ऊंची नौकरी और खूबसूरती के आगे आलोक झुक जाएगा, लेकिन संस्कार जीत गए। सादा जी ने जाते जाते विधि की तरफ देखा और भारी आवाज़ में कहा, बहू, डिग्रियां तो सिर्फ तुम्हें नौकरी दिला सकती हैं, लेकिन ज़िंदगी जीना और अपनों को समेटना सिर्फ संस्कार ही सिखाते हैं। जिस दिन यह बात समझ जाओगी, उस दिन तुम सच में शिक्षित हो जाओगी। आलोक अपने माता पिता का हाथ थामकर उस घर से निकल गया। प्रकाश बाबू की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन इस बात का संतोष भी था कि उन्होंने अपने बेटे को जो संस्कार दिए थे वे आज भी जिंदा हैं। आलोक के घर छोड़ते ही फ्लैट में एक सन्नाटा पसर गया। विधि हॉल में अकेली खड़ी थी। शुरुआत में तो उसके अहंकार ने उसका साथ दिया। उसने मन ही मन सोचा, चले गए तो अच्छा ही हुआ। 2 दिन में जब बाहर का खर्च उठाना पड़ेगा तो अकेले भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तो आलोक को खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो माफ़ी मांगकर वापस आ जाएगा। लेकिन दिन बीतने के साथ परिस्थितियाँ बदलने लगी। आलोक ने ऑफिस के पास ही एक छोटा लेकिन हवादार 2 कमरों
का फ्लैट किराए पर ले लिया। घर छोटा था लेकिन वहाँ का माहौल बहुत शांत और सुकून भरा। शारदा जी रसोई संभालती और प्रकाश बाबू के समय पर खाने और दवाइयों का ध्यान रखती। आलोक सुबह ऑफिस जाने से पहले अपने पापा के साथ थोड़ी देर बैठता, उनके साथ चाय पीता और शाम को आते ही सबसे पहले उनका हालचाल पूछता। प्रकाश बाबू का शुगर और ब्लड प्रेशर अब धीरे धीरे काबू में आने लगा था। उनके चेहरे पर अब अपमान का डर नहीं बल्कि अपने बेटे के दिए सम्मान का गर्व था। उधर विधि का आलीशान फ्लैट अब उसे काटने को दौड़ता था। महाराज अपनी मर्जी से आता, कभी छुट्टी कर लेता तो विधि को भूखे पेट या बाहर का ऑर्डर करके काम चलाना पड़ता। सबसे बड़ी बात, ऑफिस की थकान के बाद जब वह घर लौटती तो पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा होता। कोई यह पूछने वाला भी नहीं था कि बहू पानी लोगी या चाय। एक शाम विधि के ऑफिस में एक बहुत बड़ा गेट टुगेदर था जहां सभी कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ आना था। विधि की सहेलियों और कलीग्स ने पूछा, विधि, आलोक भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं और तुम्हारे सास ससुर भी तो बंगलोर आए थे ना, वो कैसे हैं? विधि के पास कोई जवाब नहीं था। उसने झूठ बोल दिया कि सबकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी खोखली जिंदगी का एहसास होने लगा था। उसने देखा कि उसकी कई कलीग्स जो उससे भी ऊंचे पदों पर थी अपने सास ससुर और पति के साथ कितनी खुश थी और उनके बड़े बुजुर्ग उन्हें कितना आशीर्वाद दे रहे थे। तभी उसकी एक सीनियर कलीग ने बातों बातों में कहा है, विधि, इस कॉरपोरेट की दुनिया में हम चाहें कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन दिन के अंत में अगर घर पर अपनों का साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद ना हो तो यह सारी सक्सेस, ये महंगे फ्लैट्स सिर्फ एक दिखावा लगते हैं। मेरी सासू माँ है जो मेरे पीछे मेरा घर संभालती है, तभी मैं बिना किसी तनाव के यहाँ काम कर पाती हूँ। यह बात विधि के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे अपनी सास का वह चेहरा याद आया जब वे उसके लिए मुस्कुराते हुए रसोई में चाय और खाना बनाती थी और बदले में उसने उन्हें अनपढ़ और गंवार कहा था। रात को घर लौटकर विधि ने अपने माता पिता को फ़ोन किया और रोते हुए सब सच बता दिया। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता आलोक पर गुस्सा करेंगे, लेकिन इसके विपरीत उसके पिता ने बेहद गंभीर आवाज़ में कहा, विधि, आलोक ने जो किया बिल्कुल सही किया। हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया ताकि तुम दुनिया में अपना सिर उठाकर जी सको, इसलिए नहीं कि तुम दूसरों का सिर झुका दो। शारदा जी और प्रकाश बाबू का अपमान करके तुमने सिर्फ आलोक का ही नहीं हमारा भी सिर शर्म से झुका दिया है। अगर आज तुम अपनी गलती नहीं सुधारोगी तो तुम हमेशा के लिए एक अच्छा पति और एक सच्चा परिवार खो दोगी। पिता की डांट ने विधि की आंखों पर बंधी अहंकार की पट्टी को पूरी तरह हटा दिया। उसे समझ आ गया कि उसकी शिक्षा और पैसा तब तक बेकार है जब तक उसके भीतर अपनों के लिए सम्मान और विनम्रता नहीं है। अगली सुबह रविवार था। आलोक अपने नए फ्लैट के हॉल में बैठा प्रकाश बाबू की रिपोर्ट देख रहा था और शारदा जी रसोई में पोहे बना रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी।
आलोक ने दरवाज़ा खोला तो सामने विधि खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक छोटा सा टिफ़िन बॉक्स था। आलोक ने बिना कुछ बोले उसे अंदर आने का रास्ता दिया। विधि सीधे प्रकाश बाबू और शारदा जी के पास गई और बिना कुछ सोचे उनके चरणों में गिर पड़ी। वह फूट फूट कर रोने लगी। पापा जी, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी शिक्षा ने मुझे बहुत घमंडी बना दिया था। मैं भूल गई थी कि जो डिग्रियां मेरे पास हैं वो मुझे सिर्फ पैसा दे सकती हैं, लेकिन जो संस्कार आपके पास हैं वही एक घर को स्वर्ग बना सकते हैं। मम्मी जी, मैं अनपढ़ नहीं थी, लेकिन आपके बड़प्पन के आगे मैं सचमुच गंवार साबित हुई। मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। शारदा जी का माँ का दिल बहू को इस तरह रोते देख पिघल गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर विधि को गले से लगा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, पगली, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। रो मत, आज रविवार है ना, देख मैंने तेरे लिए भी पोहे बनाए हैं। प्रकाश बाबू ने भी मुस्कुराकर विधि के सिर पर हाथ रखा। आलोक ने जब यह देखा तो उसके चेहरे पर भी एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। विधि ने आलोक की तरफ देखा और कहा, आलोक, क्या हम सब वापस अपने घर चलें? मेरा मतलब हमारे घर। अब से वो घर सिर्फ दीवारों का नहीं, हमारे पूरे परिवार का होगा। आलोक ने विधि का हाथ थामा और कहा, हाँ विधि, हम सब घर चलेंगे, क्योंकि अब हमारे घर में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि बड़ों का सम्मान और प्यार भी रहेगा। बंगलोर के उस छोटे से किराए के फ्लैट से निकलकर जब पूरा परिवार वापस अपने बड़े घर में लौटा तो घर की हवा बदली हुई थी। दीवारों पर वही आलीशान रंग था, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। विधि ने घर में कदम रखते ही सबसे पहले मंदिर में दिया जलाया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लिया कि वह अपने इस नए रूप को कभी खोने नहीं देगी। सालों से जिस आरामदायक और बेपरवाह जीवन की उसे आदत थी, उसे बदलकर परिवार के सांचे में ढलना एक चुनौती थी। लेकिन इस बार उसके पास अहंकार नहीं बल्कि सीखने की चाह थी। अब विधि सुबह ऑफिस जाने से पहले आधा घंटा जल्दी उठने लगी। वह रसोई में जाकर शारदा जी के साथ हाथ बटाती। शारदा जी ने उसे धीरे धीरे प्रकाश बाबू के परहेज के खाने का नाप तौल सिखाया। कितना सेंधा नमक डालना है और किस सब्जी में तेल सिर्फ नाम का होना है। विधि ने अब ऑफिस का काम दफ्तर में ही छोड़ना शुरू कर दिया। लैपटॉप घर आता भी तो वह उसे तभी खोलती जब बहुत ज़रूरी होता। शाम को घर लौटकर वह सबसे पहले अपने ससुर प्रकाश बाबू के पास बैठती, उन्हें दवाइयाँ देती और उनके पुराने ज़माने के किस्से सुनती। प्रकाश बाबू जो कभी बहू की आहट से सहम जाते थे, अब शाम को घड़ी देखकर विधि का इंतजार करने लगे थे। शांति के इस माहौल को अभी कुछ ही महीने हुए थे कि एक दिन विधि के मायके से उसकी माँ का फ़ोन आया। विधि की माँ का लहजा हमेशा की तरह थोड़ा रोबीला था। विधि, इस वीकेंड हम लोग बंगलोर आ रहे हैं। तुम्हारे पापा के कुछ बिजनेस क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो हमने सोचा तुम लोगों के यहाँ ही रुकेंगे। और हाँ, अपने इन लॉज से कह देना कि थोड़ा संभल कर रहें। हमारे क्लाइंट्स बहुत बड़े लोग हैं।
विधि को अपनी माँ की यह बात बहुत बुरी लगी। अतीत में वह भी ऐसी ही सोच रखती थी, लेकिन आज उसे समझ आया कि यह सोच कितनी खोखली थी। विधि ने शांति से कहा, माँ, आप और पापा का स्वागत है, लेकिन मेरे सास ससुर इस घर के बड़े हैं। आपको या आपके क्लाइंट्स को उनके रहने से कोई असुविधा नहीं होगी, बल्कि उनके होने से घर में बरकत लगती है। फ़ोन रखकर विधि थोड़ी चिंतित थी कि कहीं उसकी माँ यहाँ आकर पुराना माहौल दोबारा न खड़ा कर दे। शनिवार को विधि के माता पिता अपने 2 रईस बिजनेस पार्टनर्स के साथ घर पहुँचे। विधि की माँ ने आते ही घर के माहौल को भांपने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि शारदा जी बहुत ही सादी सूती साड़ी में थी और प्रकाश बाबू आराम कुर्सी पर बैठे थे। ड्राइंग रूम में बैठते ही विधि की माँ ने थोड़ा दिखावा करते हुए कहा, विधि, तुमने यह कैसा सोफा कवर लगा रखा है? थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए था। और सुनो, बाहर से किसी अच्छे 5 स्टार होटल से खाना ऑर्डर कर दो। हमारे मेहमान घर का सादा खाना नहीं खाते। मेहमानों के सामने अपनी माँ की इस बात पर विधि को झेप महसूस हुई। वह कुछ बोलती इससे पहले ही शारदा जी रसोई से बाहर आईं। उनके हाथ में तांबे के लोटे में ठंडा पानी और घर के बने ताज़ा संदेश की प्लेट थी। शारदा जी ने मुस्कुराकर मेहमानों का स्वागत किया और बेहद आदर से कहा, समधन जी, बाहर का खाना तो यह लोग रोज़ ही होटलों में खाते होंगे। आज हमारे घर आए हैं तो हमारे हाथ का स्वाद भी चखने दीजिए। हमने पूरी रसोई गंगा जल से साफ करके बिना प्याज लहसुन का बेहद सात्विक और पारंपरिक भोजन बनाया है। आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए। शारदा जी की आवाज़ में एक ऐसी ममता और बड़प्पन था कि आए हुए बड़े बिजनेसमैन भी मना नहीं कर पाए। डाइनिंग टेबल पर जब खाना लगा तो उसमें कद्दू की सादी सब्जी, मूंग की दाल और गर्मा गर्म पूड़ियाँ और चावल की खीर थी। विधि चुपचाप अपनी सास की मदद कर रही थी। एक मेहमान ने पहली बाइट लेते ही अपनी आंखें बंद कर ली और बोले, अरे वाह प्रकाश बाबू, आपकी धर्म पत्नी के हाथों में तो जादू है। बरसों हो गए ऐसा स्वाद चखे। माँ के हाथ की याद आ गई। सच कहूँ तो करोड़ों की डील्स में भी वह सुकून नहीं मिलता जो इस सादे भोजन में है। दूसरा मेहमान विधि के पिता से बोला, शर्मा जी, आपकी बेटी वाकई बहुत भाग्यशाली है जिसे ऐसा सुसंस्कृत और संस्कारी परिवार मिला है। आजकल के ज़माने में ऐसी सादगी और बड़प्पन देखने को नहीं मिलता। विधि के माता पिता जो अब तक अपने पैसों के घमंड में थे, मेहमानों के मुंह से यह तारीफ सुनकर चुप रह गए। उन्होंने देखा कि उनकी पढ़ी लिखी बड़े बैंक में काम करने वाली बेटी विधि बड़े गर्व से अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद ले रही थी और परोसने में मदद कर रही थी। मेहमानों के जाने के बाद विधि के पिता ने आलोक और प्रकाश बाबू का हाथ थामा। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने कहा, प्रकाश जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमें लगता था कि हमने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा और पैसा देकर बहुत बड़ा बना दिया है, लेकिन आज समझ आया कि असली बड़प्पन धन दौलत में नहीं बल्कि उन संस्कारों में है जो आपने अपने बेटे को दिए और जो आज मेरी बेटी सीख रही है। मेरी विधि आज सही मायने में बड़ी हो गई है। विधि ने अपनी माँ को गले लगाकर कहा, माँ, डिग्रियाँ सिर्फ नाम के आगे लगती हैं, लेकिन जो तमीज़ और ठहराव मुझे मम्मी जी और पापा जी से मिला है वही मेरी असली पहचान है। रात को जब सब सोने चले गए
तो आलोक ने विधि को एक खूबसूरत सी डायरी गिफ्ट की। विधि ने पूछा, यह किस लिए? आलोक ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, यह इस घर की नई होम मिनिस्टर के लिए है। अब से इस घर के सारे फैसले, सारा बजट और सारा प्यार तुम्हारी इसी समझदारी से चलेगा। विधि मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में अब आत्मसंतुष्टि की चमक थी। उसने यह जान लिया था कि आत्मनिर्भर होने का मतलब अपनी जड़ों को भूलना नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को और मजबूत करना है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।